बच्चों, अर्थव्यवस्था का जो आपका पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, तो इसका हम लोगों ने थ्योरी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है बच्चों, सबसे पहले वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारा वीडियो आप लोग को 1 बाय 1 मिल जाएगा। सबसे पहले थ्योरी को पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे बच्चों 66 यानी कि 66 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लिया गया है जो आपका बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है बच्चों, या फिर आपका आने वाले बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका डिनोट कर दिया गया है कि कौन कौन सा साल आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आता रहेगा और उसका 4 ऑप्शन होगा जिस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उसमें से आपको एक ऑप्शन को टिक करना है। उसके बाद कमेंट करना है बच्चों, और एट द लास्ट आप लोगों को बताना है कि टोटल आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है। पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख जो है क्षेत्र है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र के बारे में बताना है। 1 2 3 4। तो अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख क्षेत्र है बच्चों मुख्य रूप से 3 है। कौन कौन सा क्षेत्र है? तो पहला क्षेत्र है आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आपका द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा आपका तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को आपका औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को आपको सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2014, 2017, 2018 3 बार प्रश्न पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश में यानी किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए क्योंकि अपने देश से संबंधित है। हमारा जो भारत है यहाँ पर कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2014 में, 2017, 18, 19 हर एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। तो निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यानी कि प्राथमिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है बच्चों, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः जो है कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 क्षेत्र, 4, 6 या फिर आपका 8। तो भारत में जो है सर्विस सेक्टर यानी कि जो सेवा क्षेत्र है बच्चों, इसको मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। 2015 में वो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। 5वां नंबर का प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? यानी कि जो भारत का आपका इनकम है उसमें सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर आपका विदेश क्षेत्र? तो मुख्य रूप से उसमें योगदान जो है आपका सेवा क्षेत्र का है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6वां नंबर का प्रश्न है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ये कथन किसका है? यानी कि ये जो कथन दिया गया था किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? एडम स्मिथ, ब्राउन क्रेन्स, मार्शल, आर्थर लेविस। तो ये जो आपका कथन दिया गया था बच्चों आपका ब्राउन के द्वारा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है आपका, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? यानी कि आर्थिक जो क्रियाएं होती है, कोई भी आर्थिक क्रिया है उसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों? जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका 2021 का सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर जो आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है आजीविका यानी कि जीविकोपार्जन, अपना जीवन जीना, किसी भी प्रकार से भरण पोषण करना। 8वां नंबर का प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? यानी जो श्वेत क्रांति हुई थी, ये जो क्रांति हुई थी, तो ये क्रांति जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद होना चाहिए बच्चों, जो श्वेत क्रांति हुई थी वो आपका दूध से संबंधित थी। दूध से संबंधित क्रांति को श्वेत क्रांति का नाम दिया गया था। इसलिए दूध हमको किससे प्राप्त होता है बच्चों? पशुपालन से, पशु से। तो पशुपालन यहाँ पर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपका, भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? यानी कि जो भारत का कौन सा क्षेत्र है जो सबसे बड़ा है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सर्विस सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र है बच्चों, सेवा क्षेत्र, ये सबसे बड़ा है, तो इसलिए ऑप्शन आपका 9 नंबर का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का प्रश्न, ये आपका 2015 का सेकंड सिटिंग 2015 में पूछा हुआ है आपका। तो किस क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही हलवा प्रश्न है बच्चों, आप लोग को आसानी से मालूम होगा कि द्वितीयक क्षेत्र जो है आपका उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 11वां नंबर का प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? यानी कि एक अगर कोई टीचर है बच्चों, वो अपने पुत्र को पढ़ाता है, तो ये किस प्रकार की क्रिया कहलाएगी? आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ये क्रिया कहलाएगी अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। क्यों बच्चों? क्योंकि अपना बेटा को पढ़ाएगा तो उसको थोड़ा उसका जो बेटा है, उसका पुत्र, उसको थोड़ा इनकम कुछ प्राप्त होगा। जब कोई इनकम प्राप्त नहीं होगा, कोई आय प्राप्त नहीं होगी, तो वो अनार्थिक क्रिया कहलाएगा। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है यानी कि आय, मुख्य उद्देश्य क्या हो? आय प्राप्त करना। 12वां नंबर का प्रश्न है, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है? कृषि, उद्योग, बैंकिंग या फिर कालाबाजारी। तो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में जो योगदान नहीं होता है वो आपका कालाबाजारी। बाकी जो है कृषि, ये तो इंपॉर्टेंट है, उद्योग भी इंपॉर्टेंट है, और बैंकिंग कोर प्रणाली, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2012, 2021
है ना, 2021 में पूछा हुआ है। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है ये क्या कहलाती है? भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है यानी कि आर्थिक है अर्थव्यवस्था, वो क्या है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो आपका मिक्स्ड है इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका पूछ लिया बच्चों एक बार। 14वां नंबर का प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में आर्थिक विकास में जो किस क्षेत्र का योगदान जो है सबसे ज़्यादा है? तो आप लोग को पहले ये बताया था मैं, ये आपका सेवा क्षेत्र का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 15वां नंबर का प्रश्न है आपका, आर्थिक विकास का तीसरा जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? कृषि से, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सेवा क्षेत्र, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा क्षेत्र से संबंधित था ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, ये 2020 में पूछा हुआ है, ये 2021 में भी क्वेश्चन ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ है। सारा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारा आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है उन प्रश्नों को लिए हैं। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका कि आर्थिक क्रियाओं में इन चारों में से कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन या फिर वन। तो मुख्य रूप से जो बैंकिंग है बच्चों ये आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक यानी कि आपका 17वां नंबर का प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? यानी कि कोई भी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है बच्चों उसमें किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर या उत्पादन कुशलता, अधिकतम लाभ अर्जन या फिर आपका लोक कल्याण। तो मुख्य रूप से यहाँ पर काम दिया जाता है बच्चों लोक कल्याण पर, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18वां नंबर का प्रश्न है जो 2021 में आपका फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए जो हरित क्रांति है बच्चों ये आपका हरियाणा और पंजाब में आपका ये हुआ था, आपका विकास हुआ था। तो हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं और चावल का बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ था। गेहूं और चावल किससे संबंधित है बच्चों? आपका कृषि से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए 18 नंबर का सही हो जाएगा। 19वां नंबर का प्रश्न है आपका, उन योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? ये आपका फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है 2019 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर जो है जितनी भी आपका ऑप्शन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपका आ रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट खींचते जाइएगा, एक एक करके 1 बाय 1 आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जो प्रश्न का आंसर आप लोग को मालूम नहीं होगा तब। तो योजना आयोग का जो भंग करके उसको जो नया आयोग बनाया गया बच्चों उसका नाम है आपका नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 20वां नंबर का प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था? योजना आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए 2011, 2017, 2019, 2021 हर 2 साल के बाद यहाँ पर आपका लगभग 2-3 साल के बाद पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत में जो योजना आयोग का गठन किया था वो किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, नीति आयोग यानी नीति जो योजना आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। जब मैं थ्योरी एक्सप्लेनेशन करा रहा था बच्चों यहाँ पर वहाँ पर जो है सारा इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से इसका जो प्रधान होता है वो आपका प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है। तो वर्तमान में अगर पूछ ले कि वर्तमान में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है तो सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा, तो वहाँ पर आप लोग मार देंगे श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है 22वें नंबर का, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, ये 2018 में प्रश्न जो है पूछा हुआ है। तो भारत में जो नीति आयोग है बच्चों इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो मुख्य रूप से इसकी स्थापना जो हुई थी आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? यानी कि भारत में जो है स्पेशली भारत के विकास के लिए जो नीति बनाई जाती है वो किस संस्था के द्वारा बनाई जाती है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो मुख्य रूप से यहाँ पर वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा बनाया जाता है बच्चों, इसका जो पुराना नाम था योजना आयोग। 24 नंबर का प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, ये 2012 में आपका प्रश्न पूछा हुआ है बच्चों, 8-10 साल से नहीं पूछा है तो हो सकता है ये आपका प्रश्न दोबारा आ जाए। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है बच्चों, आर्थिक व्यवस्था यहाँ पर क्या है, किस पर मुख्य रूप से दिया जाता है बच्चों? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है आपका, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य स्रोत श्रेय दिया जाता है, यानी कि भारत में जो आर्थिक विकास का मुख्य जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? पूंजी को, सेवा को, नियोजन को या फिर व्यापार को? तो मैंने बताया था आपको चैप्टर पढ़ाने के समय, नियोजन को जो है भारत के आर्थिक विकास का मुख्य रूप से श्रेय दिया जाता है। 26 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है, यानी कि किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, किसी भी राज्य का अगर आर्थिक विकास की माप करना है तो उसके लिए कौन सा उचित सूचकांक होगा? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता व्यय या जीवन प्रत्याशा? तो मुख्य रूप से यहाँ पर माना जाता है बच्चों प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, PCI। अगला प्रश्न है 27 नंबर का आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये आपका प्रश्न आपका
बता दिए बच्चों एक बार। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन ऑलरेडी बता दिया था मैं, प्रधानमंत्री है ना। तो अभी वर्तमान में कौन है आपका, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर 27 नंबर का बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान जो है सर्वसुलभ हो गया। किस आधुनिक यंत्र आने के बाद, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से जब से कंप्यूटर का इजाद हुआ है बच्चों, कंप्यूटर, तो तब से यह क्या हो गया बच्चों, सूचना, शिक्षा और ज्ञान क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया है, सर्वसुलभ हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका बी जो है आपका कंप्यूटर सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, सामान्य रहती है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं होता। तो जब भी जनसंख्या में वृद्धि होगी बच्चों, तो जनसंख्या में जैसी वृद्धि होगी, आप लोग को याद रखना है कि जनसंख्या जैसे बढ़ेगा विकास का दर वैसे ही घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। कुछ लोगों का, समाज के वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था बच्चों, समावेशी, सम मीन से होता है बराबर, तो सारे वर्गों का विकास क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर होता है समाज के सभी वर्गों का विकास। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 30 नंबर का प्रश्न। 31 नंबर का प्रश्न है आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। यानी कि जो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 5 वर्ष के लिए योजना चलाई जाती बच्चों, योजना यानी कि नीति आयोग के द्वारा, तो वो योजना का जो है अवधि कितना है, 2012 से 2017, 2017 से 7 से 2012, या फिर 2009 से 2014, या फिर 2006 से 2011। तो 31 नंबर का जो प्रश्न है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2012 से 2017, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, सामान्यतः किसी देश के विकास पर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि सामान्यतः किसी भी देश का जो विकास का स्तर जो है किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी। तो मुख्य रूप से बच्चों इनमें से सभी को देखा जाता है, किसी भी अगर राष्ट्र का क्या किया जाए, किसी भी देश का विकास के स्तर को अगर मापा जाए, तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति, इन तीनों को देखा जाता है मुख्य रूप से। 33 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ये कब शुरुआत हुई, 1948, 1950, 1951, 1952। तो मुख्य रूप से जो ये स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुई थी 1951 से। 1950 में आपका गठन हुआ था, 15 जनवरी यानी 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था, और 1951 से आपका ये आपका पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। 34 नंबर का प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। यानी कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है बच्चों, मुख्य रूप से इसकी अवधि क्या है, 2008 से 2013, 2006 से 2011, 2009 से 2014, 2007 से 2012। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, 2007 से 2012। 35 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है ये कब हुआ था। ये 2019 और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था मुख्य रूप से ये आपका हुआ था 1952 में। आप लोग को याद होगा बच्चों 1952, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर 35 नंबर का सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, आर्थिक विकास संबंधित है। ये 2021 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है आपका। जो आर्थिक विकास है वो किससे संबंधित है, परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर का जो है बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन से। 37 नंबर का प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी कि योजना आयोग का आप लोग को मालूम होगा, योजना आयोग का जो मुख्य रूप से अध्यक्ष जो होता है बच्चों, वो कौन होता है आपका, भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय जो है जब प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाया जा रहा था बच्चों, 1951 से 1956 चला था, तो वहाँ पर जो है मुख्य रूप से प्रधानमंत्री भारत का कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा 37 नंबर का। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है। यानी कि बीमारू राज्य के बारे में पूछ रहा है। 2019 में फर्स्ट सिटिंग और 2020 में ये आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सिटिंग में पूछ लिया गया है। तो मुख्य रूप से जो है आपका बीमारी राज्य में आता है बच्चों, आप लोग को याद रखना है बीमारू, BIMARU, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। बी से यहाँ से बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा बच्चों, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन मुख्य रूप से इनमें से तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, बिहार में जो है मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है। जन आंदोलन का रूप, व्यक्तिगत आंदोलन का रूप, सामाजिक आंदोलन का रूप, या फिर परिवर्तनिक या फिर पारिवारिक आंदोलन का रूप। तो मुख्य रूप से इसको आंदोलन दिया गया है बच्चों, जन आंदोलन, यानी सभी लोगों के लिए यह आंदोलन है। 40 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है। यानी कि बेसिक यहाँ पर जो है संरचना नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। उद्योग, पानी, बिजली, सड़क। तो मुख्य रूप से सड़क सबकी की जरूरी है, बिजली भी जरूरी है बच्चों, लाइट, पानी भी जरूरी है। तो यहाँ पर जो है उद्योग जो है आपका आधारभूत संरचना के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है आपका, प्रथम जो है मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी। यानी कि जो पहला आपका मानव विकास रिपोर्ट था, यह तैयार किया गया था किसके द्वारा बच्चों, अभिजीत विनायक बनर्जी के द्वारा, अमर्त्य सेन या महबूबुल हक, या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से वहाँ पर जो था बच्चों वो आपका मुसलमान था, महबूबुल हक, ठीक है, याद रहेगा आपको, महबूबुल हक।
अगला प्रश्न आपका 42 नंबर का कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 126, 127, 129, 128। तो मुख्य रूप से भारत का स्थान है बच्चों 126वां स्थान है। और टोटल इसमें देश कितने बच्चों, टोटल यहाँ पर 177 देश है और इसका जो है मूल्य कितना बच्चों 0.611 है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। यानी कि जो पहला यानी कि फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, महबूबुल हक, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी महबूबुल हक आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है। यानी कि जो मानव विकास के मामले में जो सर्वोच्च राज्य है वो कौन सा है, गुजरात, पंजाब, केरल या फिर कर्नाटक। जल्दी आप लोग ऑप्शन दीजिए बच्चों, यहाँ पर कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 44 नंबर का जो है आपका मुख्य रूप से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केरल यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि केरल क्या है बच्चों, सबसे अधिक साक्षरता वाला भी राज्य है आपका। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ, भारत में जो है पहला मानव विकास रिपोर्ट जो जारी हुआ था वो कब हुआ था, 2002, 2003, 2004, 2005। तो मुख्य रूप से जो जारी हुआ था बच्चों भारत में 2002 को हुआ था। 46 नंबर का प्रश्न है भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है, 22,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, 16,000, 28,000 या फिर आपका 25,000। तो मुख्य रूप से भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है बच्चों प्रति वर्ष वो है आपका 46 नंबर का आपका सी, यानी कि आपका 28,000 प्रति वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका कि इसमें जो है बच्चों चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, संचार, वित्त, शिक्षा या फिर आपका यातायात। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। 2021 का फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, यानी यहाँ पर बताना है आपको कि आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन सा है, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। तो 48 नंबर का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, वित्तीय सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है बिहार किसने कहा था कि बिहार के विकास के लिए भारत का विकास, यानी कि बिहार के विकास के बिना जो है भारत का विकास संभव नहीं है। ये 2019 में फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से ये आपका कथन क्या कहा था बच्चों, आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। 50 नंबर का प्रश्न है आपका 50वें नंबर का बिहार में किसकी प्रधानता है। यानी कि जो बच्चों है बिहार में जो सबसे ज़्यादा प्रधानता है वो किसका है, उद्योग का, पशुपालन का, खनिज का या फिर आपका कृषि का। तो यहाँ पर जो है बिहार जो है बच्चों मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 50 प्रश्न आपका यहाँ पर कुल टोटल हो गया बच्चों। टोटल हम लोग के पास 66 प्रश्न है, तो और 1600 आपका बचा है। तो आप लोग एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए धमाकेदार रूप से, शेयर भी कर दीजिएगा अपने नए दोस्तों को बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। 51 नंबर का प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है। यानी कि भारत का जनसंख्या बताना है टोटल 115.08 करोड़, 120.04 करोड़, 121.0102 करोड़, 119.05 करोड़। तो मुख्य रूप से भारत की जो जनसंख्या है 121.02 करोड़, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 52 यानी कि 52 नंबर का प्रश्न है वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है, 59.68%, 73.39%, 69.68%, 68.39%। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से बिहार का जो साक्षरता दर है बच्चों वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 68.3939%। 53 नंबर का प्रश्न है बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। यानी कि ये तो आपका प्रश्न ऑलरेडी एक बार आ गया था बच्चों, तो मुख्य आधार कौन सा है, तो आपका है कृषि। तो ऑप्शन आपका बी आपका सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है आपका 54 नंबर का प्रश्न है बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। यानी कि आपको बिहार की टोटल जनसंख्या बताना है। तो आप लोग को याद रखना है बच्चों टोटल जो जनसंख्या बिहार की 10,38,437 है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। तो कहाँ पर ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है 55वें नंबर का बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। यानी कि जो बिहार के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा है कौन सा है, अकाल, बाढ़, सुखाड़, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी जो बाधा है बच्चों वो है आपका बाढ़, क्योंकि जो है हर साल बाढ़ ग्रसित हो जाता है बिहार और बहुत ही ज़्यादा पलायन करना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है, स्थानांतरण होना पड़ता है, जिससे अपार धन माल और धन की क्षति होती है। 56 नंबर का प्रश्न है विकास दर के मामले में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है, यानी कि सबसे पहला है। तो यहाँ पर जो है विकास दर के मामले में कौन सा राज्य है बच्चों, केरल, गुजरात, पंजाब या फिर आपका हरियाणा। तो 56 नंबर का जो आपका प्रश्न है इसका ऑप्शन आपका बी गुजरात जो है आपका सही हो जाएगा। दर, विकास दर, यानी कि आपका बच्चों विकास डेवलपमेंट रेट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। 2011 के जनगणना के जनसंख्या के अनुसार जो है बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग जो है साक्षर है, यानी कि पढ़े लिखे हैं, 60.96, 63.50, 63.82, 60.81। तो 57 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा 63.82, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
58 नंबर का प्रश्न है जो आपका 2021 का सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो मुख्य रूप से यहाँ पर कृषि पर निर्भरता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी कृषि प्रधान सही हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है कि ये 2021 का सेकंड सिटिंग 2015 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य के बारे में बताना है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। तो मुख्य रूप से पिछड़ा कौन सा है बच्चों? आपका हमारा राज्य बिहार ही है। इसलिए इस बिहार को बच्चों टॉप में ले आना है, वो आप लोगों का और हम लोगों का काम है। किसी भी पर चाहे इसके लिए जो करना पड़े बच्चों, बिहार को जो है अग्रणी बनाना, बिहार को जो है विकसित श्रेणी में लेकर के आना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 60 यानी कि 60वां नंबर का प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने जो है कहा था कि गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है? मार्शल साहब ने, कुजनेट साहब ने, आर्थर लेविस या फिर ब्राउन। तो मुख्य रूप से ये बात कहा था बच्चों आपका कुजनेट साहब ने कि जो है गरीबी क्या होती है, ये आपका कैंसर की तरह होती है। 61 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है बिहार का वर्तमान विकास दर कितना माना है? 11%, 11.5%, 11.03% या फिर 12.03%। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपका सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, 11.03% यहाँ पर माना गया है। 62 नंबर का प्रश्न है, कृषि जनित उद्योग के विकास से किस राज्य का विकास जो है किया जा सकता है? बिहार, पंजाब, केरल जो है पश्चिम बंगाल। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है बिहार का विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा बच्चों, कृषि जनित उद्योग के विकास से बिहार राज्य का विकास किया जा सकता है। बहुत ही जल्द आपका 2-3 प्रश्न के बाद हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिए बच्चों। मानव की जो है न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता है बच्चों, आप लोग को मालूम होगा, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? 2100 कैलोरी, 2250, 2200 कैलोरी या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से बच्चों दो प्रकार की कैलोरी दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है 2400 कैलोरी और जो है शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आपका शहरी क्षेत्र पूछा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? तो अभी मैंने बताया था 2400 कैलोरी। यहाँ पर ये आपका बहुत ही हलवा प्रश्न हो गया, एक के बदले 2 प्रश्न आपका सही हो गया बच्चों, इसलिए 65 नंबर का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज के सेशन का ये आपका लास्ट प्रश्न है बच्चों, इसके बाद हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जो है प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए बच्चों। नरेगा में मजदूरों को वर्ष में कितने दिनों की काम की गारंटी दी गई है? 75 दिन, 80 दिन, 100 दिन या फिर आपका 120 दिन। तो मुख्य रूप से यहाँ पर दिया गया बच्चों आपका 100 दिनों का यहाँ पर गारंटी दिया गया है। नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को वर्ष में काम देने की गारंटी है। ठीक है, तो आपका ये सारा चीज़ आपका समाप्त हो गया बच्चों, है ना। तो आई थिंक ये सारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही छोटा ऑब्जेक्टिव था और बहुत बार करके मतलब कि 2-3 बार करके दोहराया गया है बच्चों प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को, इसलिए आप लोग को ध्यान दे करके सारा ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो पूछ लिया है नहीं पूछेगा, तो 100% पूछने वाला है बच्चों। तो ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।